हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज़ का ये थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर के साथ जो है टीचिंग एप्टीट्यूड ख़त्म कर देंगे हम। ठीक है, तो हम लिटरेरी थ्योरीज़ की बात कर रहे थे। जो हमारी अपकमिंग थियरी है आफ्टर कंस्ट्रक्टिविज़म इज़ सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म क्या है? अ पेडागोजिकल थ्योरी, powerful framework that explains how learning happens primarily through social interactions and the construction of the meaning within a cultural context. It's a direct application of broader theories of Vygotsky and the other practice of teaching and learning. ठीक है, वेगोत्स्की ने शुरू में बात की थी कंस्ट्रक्टिविज़म की। तो कंस्ट्रक्टिविज़म को और मॉडिफाई करके उसी का ये एक आप सब जॉनरा कह सकते हो, सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज़म बात क्या करता था? लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। ठीक है, लर्निंग थ्रू मतलब कि एक जो है वो खुद इंडिविजुअल है, खुद अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता था। लर्नर जो है खुद अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है थ्रू एक्सपीरियंसेस। और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या बोलता है? वैसे तो करता ही है, बट सोशल समाज सोसाइटी से वो ज़्यादा सीखता है। लर्नर जो है सोशल इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा सीखता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ओके, so knowledge is not discovered but constructed. Learners do not passively receive information, they actively build their understanding through experiences and most importantly through dialogue and interaction with others. तो की थियरिस्ट कौन कौन है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के? लेव विगोत्स्की जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म में भी आता है और आपका सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में भी आता है, फॉल करता है। कंस्ट्रक्टिविज्म का मेन राइटर है, मेन जो फिलोसफर थिंकर है वो है एक जीन पीजेट। ठीक है, तो लेव विगोत्स्की की बात करता है जेडपीडी, जैसे मैंने बताया एक जोनल प्रोक्सीमल जेडपीडी होता है, जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट किसी इंसान का, जिसमें वो सबसे ज़्यादा नॉलेज गेन करता है। ठीक है, फिर अदर जो नॉलेज है वो सीख करता है किससे? अपने टीचर से, एडवाइज़र से, फैमिली से, फ्रेंड से। और उसको सपोर्ट और स्कैफोल्ड जिसको बोलते हैं वो कौन करता है? स्कैफोल्डिंग कौन करता है? जो लैंग्वेज है, कल्चर है, उनसे भी बहुत कुछ वो जो लर्नर है वो सीखता है। ठीक है, तो लेव विगोत्स्की क्या कहता है कि जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट डिफरेंस वट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली। ठीक है, एंड कैन अचीव विद गाइडेंस फ्रॉम अ मोर नॉलेजेबल टीचर। इंस्ट्रक्शन शुड टारगेट दी जेडपीडी। ठीक है, एक जेडपीडी जो है एक लर्नर का अपना एक जोन है जिसमें वो मैक्सिमम सीख सकता है विदाउट किसी हेल्प के। और जब वो हेल्प सीख करता है तो उस जोन को क्या बोलेगा? मोर नॉलेजेबल जोन या मोर नॉलेजेबल डेवलपमेंट। ठीक है, एनीवन विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और स्किल देन द लर्नर। ऑब्वियसली टीचर या उसका गुरु होगा, मेंटोर कोई भी हो सकता है। और थर्ड बात करता है सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच की। ठीक है, इनर स्पीच क्या? खुद से बातें करना। प्राइवेट स्पीच जो अपनी पर्सनल टॉक्स वगैरह। सोशल स्पीच क्या? जो समाज में एक लेक्चर या पब्लिक प्रेजेंटेशन में बोल सकते हैं। ठीक है, कल्चरल टूल क्या है? कॉग्निटिव एंड फिजिकल टूल्स, जिसमें आपका सारा लैंग्वेज, सिंबल्स, ट्रेडिशन, मैप, सॉफ्टवेयर, आर्ट, कल्चर सब आ जाता है कल्चरल टूल्स में। ठीक है, उससे भी लर्नर बहुत कुछ सीखता है। नेक्स्ट जो थिंकर है इस थियोरी के, दैट इज़ जेरोमी ब्रूनर। Advanced the idea of scaffolding, the temporary support teacher or peer provides to help a learner accomplish a task within their ZPD, which is gradually removed as competence grow. ठीक है, जेरोमी बर्नर क्या आइडिया दिया था एडवांस स्कैफोल्डिंग का? स्कैफोल्डिंग मैंने बताया क्या होता है? सपोर्ट। ठीक है, एडिशनल जो सपोर्ट करना है, जैसे कोई टूल्स दे दिए, गैजेट दे दिया किसी लर्नर को जो अपने ZPD में है, जोन ऑफ फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट में है। ठीक है, और टीचर भी उसको बता रहा है, तो ये एड समझ लो एक हिसाब से ना, एक्स्ट्रा उसको बेनिफिट देना, सपोर्ट करना किसी फाइनेंशियली या कुछ भी तरह से। प्रिंसिपल क्या है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के? सबसे पहले तो मैंने बताया कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म नाम में ही सोशल है, तो ये क्या है? एक सोशल एक्टिविटी है, सामाजिक एक्टिविटी। और इसका मानना क्या है? नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड, एक म्यूचुअल शेयरिंग के साथ जो है नॉलेज का आदान प्रदान समझ लो, लर्नर और जो आपका टीचर या प्रोवाइडर है नॉलेज का। ठीक है, उसके आपस का जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है, दैट इज नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड और नॉलेज इज म्यूचुअली शेयर्ड। लर्निंग इज ईजी because learning is most effective when it occurs in authentic, meaningful context.
ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रेंटिसशिप rather देन थ्रू एब्स्ट्रैक्ट एंड डिकंटेक्चुअलाइज्ड फैक्ट्स। लर्निंग ऑब्वियसली इसमें ईजी होगी क्योंकि बंदा खुद प्रैक्टिकल करके सीखेगा, सोशली समाज में जाके सीखा। टीचर रोल इज दैट ऑफ फैसिलिटेटर और गाइड का काम होता है एक टीचर का, मतलब कि एक सपोर्टिव फ्रेंड जो आपको दिशा निर्देश देता है, आपके साथ मिलजुल के काम करता है, साथ बिठाता है। ठीक है, असेसमेंट इज़ ऑथेंटिक एंड ऑनगोइंग। ऑनगोइंग असेसमेंट होती है मतलब कि एक सीरीज ऑफ असेसमेंट चली रहती है ना, बार बार आप लर्नर को टेस्ट करते रहते हो। अब मेन क्वेश्चन ये है कि क्लासरूम्स प्रैक्टिसेस में हम क्या क्या कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी बोलती है कि क्लासरूम में कैसा होना चाहिए आपका, कोलैबोरेटिव लर्निंग और ग्रुप वर्क होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या, डायलॉग्स होने चाहिए, है ना, संवाद होना चाहिए टीचर्स और स्टूडेंट के बीच। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, आपने किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम दे दी और उसको बताओ कि सॉल्व करो इसको एक इंटेलेक्चुअल वे से। ठीक है, अप्रेंटिसशिप्स एंड मेंटोरिंग होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि सहभागिता और आपका मार्गदर्शन टीचर्स का बहुत अच्छा होना चाहिए। यूज़ ऑफ कॉग्निटिव टूल्स मतलब कि जो आपके बुद्धि को बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे आपके कोई टेक्नोलॉजी है, एआई है, कोई भी टूल आप यूज़ करते हो, है ना, मॉडल्स है, 3D मॉडल्स है, जो आपकी मतलब कि अंडरस्टैंडिंग को और एनहांस करे। रोल प्ले सिमुलेशंस कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई बुक भी पढ़ते हो तो उसमें 10 कैरेक्टर है तो 10 कैरेक्टर अलग अलग स्टूडेंट्स को दे दिए, तो वैसे आपका रोल प्ले कर सकते हो। अब मेन आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिविज्म और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या फ़र्क है। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जैसे नाम में ही पता है, सोशल सामाजिक है ना, बहुत सारे लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है वो है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, इंसान का अपना निजी विकास, है ना, निजी कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड कर रहा है अपने आप को, है ना, एज अ इंडिविजुअल। और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कर रहा है, एज अ समाज में अपने आप को ढाल रहा है। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से मेन थिंकर रिलेटेड है विगोत्स्की, और पेजेट जो है वो रिलेटेड है इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म से। सोशल इंटरेक्शन होगी और इसमें कल्चर का डोमिनेंस रहेगा, ट्रेडिशन का डोमिनेंस रहेगा। और ऑन दी कंट्रेरी जो है इंडिविजुअल में क्या होगा, सिर्फ उसकी अपनी जो इंटरेक्शन हो फिजिकल वर्ल्ड के साथ होगी, है ना, एक पर्सनली निजी तौर पे वो इंटरेक्ट करेगा। इसमें MKO मोर नॉलेजेबल जो लेवोगोत्स्की का है, जैसे टीचर्स का रोल ज़्यादा रहेगा, सोशल कंस्ट्रक्टिव में पीयर्स का ज़्यादा रहेगा, जो मतलब स्कैफोल्डिंग का रोल ज़्यादा रहेगा, जो बाहर से नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें किसका रोल रहेगा, ZPD का, है ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, मतलब कि बच्चा खुद ही सीख रहा है ना, लर्नर किसी की हेल्प नहीं ले रहा है, वो जिसका अपना नॉलेज है वो खुद अपने एक्सपीरियंस से अपनी नॉलेज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, बाकी जो उसको अलग नॉलेज प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा, सोसाइटी, समाज करेगा, है ना। तो समाज वाले जो विगोत्स्की की कंसेप्ट है MK और स्कैफोल्डिंग है। ठीक है, की प्रोसेस क्या है, इंटरनाइजेशन ऑफ सोशल डायलॉग। इसके की प्रोसेस क्या है, इंडिविजुअल अडेप्टेशन और एसिमिलेशन। ठीक है, व्यक्तिगत निर्माण, और इसका क्या है, इंटरनलाइजेशन ऑफ सोशल डायलॉग, सामाजिक जितने भी सामाजिक चेतना से अपनी बुद्धि का विकास करना। सेंट्रल टूल फॉर थॉट एंड लर्निंग। और इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, सिंबल सिस्टम दैट डेवलप्स अलोंगसाइड थॉट। इसका जो डायरेक्शन रहेगी सोशल रहेगी। ऑब्वियसली जब नाम में सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है तो सामाजिक से ही, और उसकी क्या रहेगी, इंडिविजुअल, लीनियर बोल सकते हैं ना। अगर डायरेक्शन की बात करें तो इंडिविजुअल की डायरेक्शन क्या होगी, एक सीधी रेखा में बढ़ता रहेगा ना, उसको इंडिविजुअल, कहीं आदमी कोई जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन मतलब कि उसकी जो कॉग्निटिव सोच है वो एक ही जाता है। मान लो कोई BJP का है तो उसकी आइडियोलॉजी वो इसमें ही रहेगी, है ना, कोई NSI का है या किसी चीज़ पार्टी का है, वो इसकी आइडियोलॉजी वो सेम यूनिडायरेक्शन रहेगी। और जो सोशल आदमी होगा, सोशल वेलबींग होगा, उसका क्या होगा, मल्टीपल लेयर्स होगी, है ना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान जो है उसकी एक सोशल लाइफ होती है, पॉलिटिकल लाइफ होती है ना, पर्सनल लाइफ होती है, प्रोफेशनल लाइफ होती है, तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो किससे रिलेटेड है, सब सोसाइटी, समाज के अंदर है। वेयर जो उसकी आइडियोलॉजी है
आइडिया है, थॉट है किसी भी चीज़ का, वो यूनिडायरेक्शन होगा, है ना। तो इससे ये समझो, इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इसमें इंडिविजुअल की क्या होती है, इंटरसाइकोलॉजिकल टू इंट्रासाइकोलॉजिकल। इंटरसाइकोलॉजिकल क्या हो गया, विद इन टू, है ना, दो लोगों के बीच, है ना। ये समझ लो आप कि इसमें क्या है, यूनिवर्सल टू मतलब जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच रहेगी। जनरल टू स्पेसिफिक मतलब जो व्यक्ति है वो पहले जनरलाइज करेगा सब चीज़ों को, फिर अपने स्पेसिफिक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करेगा, है ना, आत्मचिंतन करेगा उन सब चीज़ों का। इसकी जो अप्रोच रहेगी वो रहेगी ईगोसेंट्रिक टू सोशलाइज। मतलब इसमें क्या होगा, उल्टा होगा। इसमें पहले व्यक्ति खुद दिमाग में चीज़ें सीखेगा, फिर उसको सोसाइटी समाज में इम्प्लीमेंट करेगा, है ना। इसमें आइडिया होगा स्पेसिफिक टू जनरल। इसकी अप्रोच क्या रहेगी, स्पेसिफिक टू जनरल। ओके। नेक्स्ट इज फोकस ऑन कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी इसमें, ऑब्वियसली जब समाज से डील कर रहा है। और इसमें क्या होगा, प्रोवाइडिंग डिस्कवरी एक्सपीरियंसेस मैच टू स्टेजेस। इसमें जो है जो एक्सपीरियंस जो है एक व्यक्ति का कैसे जाएगा, जैसे जैसे वो स्टेजेस के स्टेज पड़ाव जैसे आते हैं ना लाइफ में, जैसे बचपन में उसका बच्चों का एक्सपीरियंस अलग होगा, जवानी का अलग, फिर मैरिड लाइफ का अलग, बुढ़ापे का अलग, वैसे स्टेजेस में एक्सपीरियंस आएंगे कंस्ट्रक्टिविज्म में, इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म में। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या आ गया, कोलैबोरेटिव। मतलब कि समाज के जब वो इंटरेक्ट करेगा, ऑब्वियसली उसके बूढ़े फ्रेंड्स भी होंगे, या लड़की होगी, या कोई और होगा, तो सभी तरह के लोगों से, सभी जाति धर्म के लोगों से, बहुत सारी जो आइडियोलॉजीज है उनसे इंटरेक्शन करेगा, उनसे संवाद करेगा, तब जाके उसका जो है अपना एक लर्निंग क्रिएट होगी। इस थियोरी की लिमिटेशंस क्या है, सबसे पहली तो है टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम बहुत लेगी। ठीक है। एक्सपीरियंस अब ऐसा है कि कंस्ट्रक्टिविज्म है, एक्सपीरियंस की बात करें, एक्सपीरियंस तो ऐसा है नहीं कि एक दिन में आएगा, है ना, टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी टाइम लगेगा। असेसमेंट डिफ़िकल्ट है। ठीक है। कई ऐसा है कि ठोकर खा खा के भी अक्ल नहीं आती है, तो उसकी असेसमेंट करना डिफ़िकल्ट है। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, रिक्वायर्स स्किलफुल मैनेजमेंट। और पोटेंशियल फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग, ये भी इसका ड्रॉबैक है कि आप अक्सर जो है मिसअंडरस्टैंड कर जाते हो। अगर आप मान लो कि ज़्यादा ही सोशल इंटरेक्टिव पर्सन है, तो ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा नॉलेजेबल ही हो। कॉग्निटिव लोड कैसा है इसमें, बेसिक अर्थमेटिक फैक्ट्स फोनिक्स। क्या कॉग्निटिव लोड की बात करता है, मे नॉट बी द मोस्ट एफिशिएंट इनिशियल मेथड फॉर टीचिंग फाउंडेशनल। हाँ, ये मतलब ये बात कर रहा है कि जो बेसिक, इसमें इसकी लिमिटेशन क्या है कि जो आप ऐसा नहीं कि इसमें बेसिक से ही शुरू करें, है ना, तो एक्सपीरियंस इज अब गेन करेगा तो ज़रूरी नहीं कि उसको बेसिक से भी क्लियर हो लाइफ के या किसी भी सब्जेक्ट के। नेक्स्ट थियोरी हमारी है ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म इज़ अ पेडागोजिकल थ्योरी, इज़ अ प्रोफाउंड एंड इन्फ्लुएंशियल अप्रोच दैट शिफ्ट्स द फोकस फ्रॉम करिकुलम कंटेंट और सोशल स्ट्रक्चर्स टू द होल पर्सन, द लर्नर्स इमोशन, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ एंड पोटेंशियल फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बेसिकली ह्यूमैनिज्म क्या बात करता है, एच से याद रखना है ह्यूमैनिज्म, और एच से हॉलिस्टिक, चौतरफा जो विकास है लर्नर का। ठीक है। सोशल, पॉलिटिकल, मोरल वैल्यूज़, मतलब उसको सब चीज़ें आनी चाहिए। ह्यूमैनिज्म एक पूरा इंसान, कंप्लीट आदमी जिसको बनाना है लर्नर को, तो वो बात कर रहा है ह्यूमैनिज्म। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए ये बात कर रहा है ह्यूमैनिज्म। की थियरिस्ट कौन से, अब्राहम मास्लो। हिज हायरार्की ऑफ नीड्स इज़ फाउंडेशनल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब्राहम मास्लो का नीड ऑफ हायरार्की, जिसमें वो तीन तरह की, बेसिकली 3 या 4 तरह की नीड की बात करता है। सोशल नीड्स है, पर्सनल नीड्स है, इमोशनल नीड्स है। ठीक है। उसके भी आगे सब टाइप्स है ना। बेसिकली इन 3-4 चीज़ों की ये बात करता है अब्राहम मास्लो, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसने क्या क्या कंसेप्ट दिए। A student cannot pursue high level growth, cognitive, aesthetic needs, self actualization if their basic deficiency needs are not met, जैसे कि philosophical safety, love, being। ठीक है। तो ये सब याद रखना, ये सब दी है अब्राहम मास्लो ने अंडर दी नीड्स ऑफ हायरार्की, जो उसका कंसेप्ट है। Implication for pedagogy, school must be safe, supportive and nurturing
environment before academic learning can truly flourish. सेकेंड जो थिंकर है इसमें वो है कार्ल रॉजर्स. कार्ल रॉजर्स क्या है? मोस्ट डायरेक्ट ट्रांसलेटर ऑफ ह्यूमैनिज्म टू एजुकेशन. ही ड्रू पैरेलल्स बिटवीन हिज क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी एंड स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग. की कंसेप्ट क्या दिए कार्ल रॉजर्स ने? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एम्पैथी, जेन्युइननेस और कॉन्ग्रुएंस. द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इज पैरामाउंट. ही डिस्टिंग्विश बिटवीन मीनिंगलेस rote learning and significant experiential learning that involves the whole person and makes a difference to the learner's behavior and self concept. ठीक है. इसने क्या बात की है की रोजर्स ने? एक जो आपका लर्नर का क्या है, एक सेल्फ कंसेप्ट होना चाहिए, एक जेन्युइन होना चाहिए लर्नर, है ना. उसके अंदर इमोशंस ज़्यादा इमोशंस को क्रिएट करना जो है, ठीक है. इंसान होगा तभी इमोशंस होंगे, ठीक है. तो ये बात कर रहा है आपका की रॉजर्स. नेक्स्ट जो इसमें राइटर है वो है जॉन डेवी. ही एम्फसाइजेस ऑन एक्सपीरियंशियल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी इन द क्लासरूम अलाइन स्ट्रांगली विद ह्यूमनिस्ट आइडियल्स. ठीक है. उसकी जो इंसानियत के जो आदर्श है वो किस पे बेस करते हैं? जॉन डेवी के. एक क्लास में कैसा होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए टीचिंग में और डेमोक्रेटिक वे होना चाहिए. डेमोक्रेसी मीन एक फ्रीडम होनी चाहिए क्लास में, ठीक है, विद रूल्स ऑब्वियसली. सेंट्रल प्रिंसिपल क्या है, मतलब कि कोर आइडिया क्या है इस थियरी का? पूरा एक वोल पर्सन, पूरे एक लर्नर का निर्माण, है ना, एक पूरे इंसान का करेक्टर बिल्डिंग. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब उसका आत्मचिंतन स्ट्रांग होना चाहिए. इफेक्टिव फैक्टर्स आर सेंट्रल, जैसे कि फीलिंग, सेल्फ एस्टीम, मोटिवेशंस. इन सब इशू के बारे में ये बात करता है. और इन सब से जो आगे बढ़ने वाली फोर्स है, इफेक्टिव फैक्टर्स जो है उनको सेंट्रलाइज करो. जो मोटिवेशन से अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको सेंट्रलाइज करो. स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होनी चाहिए ऑब्वियसली, और मतलब स्टूडेंट्स पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए. टीचर का रोल कैसा है? गाइड और फ्रेंड की तरह होना चाहिए. नॉन डायरेक्टिव एजुकेशन होनी चाहिए. नॉन डायरेक्टिव एजुकेशन का मतलब क्या है? जहाँ पे दिशा निर्देश कम हो, ठीक है, मतलब कि प्रेशर ना हो. जैसे आपको कि आप मान लो 80% अटेंडेंस कंपलसरी कर दी, ये डायरेक्शन दी जाती है आपको, कोई फ़ाइन लगेगा या ड्रेस नहीं पहनेगी, फाइन, मतलब इतना कम. ये प्रेशर जो है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है. एक लीनियंट और नॉर्मल सा वे होना चाहिए ताकि बच्चों को कैसा लगे, एक कैदी की तरह नहीं, एक इंसान की तरह, है ना. सेंसिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए पढ़ाई का. क्लासरूम प्रैक्टिसेस क्या है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ह्यूमैनिज्म के अकॉर्डिंग? एक सेफ क्लासरूम आपको बनाना है, अच्छा एनवायरनमेंट बनाना है. डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड पर्सनल लर्निंग प्लान्स, ठीक है. आपको दिशा निर्देश और अपने लर्निंग लेसन प्लान्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है. क्लियर कट होना चाहिए. एक्सपीरियंशियल एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है, पैसिव लर्निंग नहीं होनी चाहिए. एक्टिव लर्निंग क्या है? जिसमें आपका जो है स्टूडेंट जो है उसका मेन रोल रहता है, ठीक है, टीचर का नहीं. सो नेक्स्ट सेल्फ डायरेक्ट और आपका सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग और कॉन्ट्रैक्ट. सेल्फ डायरेक्टिव मतलब कि एक बच्चे को खुद पता हो अपनी डायरेक्शंस, है ना. उसको पता होना चाहिए कि मैंने 8वीं बाद 10वीं करनी, 10वीं के बाद मैं साइंस, मेडिकल या कोई भी स्ट्रीम लूँगा, वो तो उसकी अपनी एक इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए, ठीक है. मेटाकॉग्निशन और रिफ्लेक्शन होनी चाहिए. मेटाकॉग्निशन होता है मतलब उसको अपनी जो सोच रहा है उसकी सोच के बारे में उसको पता होना चाहिए कि क्या सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है कि नेगेटिव सोच रहा है. उसकी जो थिंकिंग है वो कैसी होना चाहिए, उसका सोच के बारे में सोचना जो है वो मतलब है मेटाकॉग्निशन का. कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है, मतलब एक बच्चे जो एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे कोऑपरेशन से, लड़का लड़की, सीनियर जूनियर सब एक दूसरे की हेल्प करे. होलिस्टिक असेसमेंट होनी चाहिए, मतलब कि बच्चे को है सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे नहीं, उसका टैलेंट है, करेक्टर है, स्किल्स है, एबिलिटी है, उस सब के बेसिस पे जो है उस बच्चे को असेस करना चाहिए. ये आपकी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है. लिमिटेशंस क्या है इसकी?
अब जैसे हम ये बात कर रहे थे ना, सेंसिटिव एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, जो उसकी बात है। और सेंसिटिव एनवायरनमेंट बनाते बनाते ये ना कि वो रोमेंटिसाइज ही हो जाए चाइल्ड। रोमेंटिसाइज मीन्स कि आपने बच्चे को प्यार में ही बिगाड़ दिया, ठीक है। लैक ऑफ रिगर कैन बी मिस इंटरप्रेटेड एज एनीथिंग गोज, पोटेंशियली लीडिंग टू गैप्स इन फाउंडेशनल नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने बच्चों को पढ़ा दिया और जो उसके जो है आपको बच्चा अच्छा लगा, आपने 4th से 6th में प्रमोट कर दिया, बीच में जो गैप्स है वो आप फिर बच्चे के रहते हैं, ठीक है। असेसमेंट डिफ़िकल्टीज़ भी आती है इसमें, ये भी इसकी लिमिटेशंस है। स्केल एंड एफिशिएंसी, स्केल एफिशिएंसी का मतलब है कि बड़े, अगर आपके पास पॉपुलेशन ज़्यादा है क्लास में, मतलब 60-70 बच्चे हैं, तो फिर इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। Potential neglect of social context. While focused on individual, it can sometimes underemphasize how social structures inequality impact learning. ओके, ठीक है। और ये बात क्या करता है कि अगर आपको ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इतनी ज़्यादा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं सोशल कंटेक्स्ट को ख़तरे में डाल देता है, क्योंकि आप क्या करते हो, इंडिविजुअल पे फोकस करते हो, ठीक है। इंडिविजुअल का जो कंसेप्ट है वो क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म है ना। आपने लर्नर को कंस्ट्रक्टिविस्ट इतना कर दिया, इतना वो कर दिया, बच्चे को प्यार दे दिया कि उसको क्लासरूम के बाहर जब वो बच्चा जाता है तो उसको बाहर पता चलता है कि बाहर तो कितनी सारी असमानता है सोसाइटी में, इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है ना, अपराध है, क्राइम्स है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक उसको बनाओ, बट थ्रू ऑल वैल्यूएबल नॉलेज, है ना, उसको सब चीज़ें का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही चाहे सही। फिर है मॉडर्न, अब टीचिंग एड्स के बारे में बात करते हैं। लिटरेरी थ्योरीज हमारी ख़त्म हो गई है, अब आएंगे हम टीचिंग एड्स में। सबसे पहले जो है मॉडर्न टीचिंग मेथड्स देख लेते हैं हम क्या क्या है। मॉडर्न टीचिंग में स्टूडेंट सेंटर और एक्टिव मेथड्स भी हम इसको बोल सकते हैं, जो स्टूडेंट्स को केंद्र बिंदु मानकर जो है मेथड्स टीचिंग में यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है। आपने बच्चे को प्रॉब्लम दे दी, वो इंडिविजुअल सॉल्व करेगा विद हिज ओन नॉलेज। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, कोई प्रोजेक्ट दे दिया, आप इस पर रिसर्च करो, वो खुद अपने रिसर्च पैरामीटर्स डिसाइड करके फाइंडिंग बच्चा दे देगा, ठीक है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, क्वेश्चंस पूछने चाहिए, ठीक है। ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए। ओपन मीन्स कि ऐसा नहीं कि डॉक्टर की तरह किसी एक कमरे में बातचीत हो, नहीं, जो उसके क्वेश्चन है वो आपका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। फ्लिप्ड क्लासरूम मैंने जैसे बताया, ए सेक्शन के बच्चे को डी में भेजना, डी वाले को ए में भेजना, ताकि जो है एक बैलेंस बना रहे क्लास का, ठीक है। सेकंड इज कोलैबोरेटिव मेथड, कि आपका कोऑपरेशन होनी चाहिए क्लास में। और पीयर असेसमेंट, टीचिंग ऐसी होनी चाहिए कि मतलब कि बार बार जो है बच्चा सवाल करे, बार बार टीचर जो उसके क्यूरियोसिटी है उसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। डिफरेंशिएटेड और पर्सनलाइज्ड मेथड होना चाहिए, मतलब कि डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि एक बच्चे को अगर इंस्ट्रक्शन दी जाती है, दिशा निर्देश दी जाते हैं, तो उसको क्लियर होना चाहिए कि मुझे अगर प्रिंसिपल ऑफिस भेजा है, मतलब मुझे ऑफिस भेजा है तो किसके ऑफिस भेजा है, प्रिंसिपल के भेजा है कि HOD के भेजा है कि किस टीचर के भेजा है। तो उसके डायरेक्शंस होनी चाहिए, क्लियर होने चाहिए। ब्लेंडेड लर्निंग होनी चाहिए। ब्लेंडेड मतलब कि मल्टीपल डिसिप्लिन्स जो है, आप मान लो कोई बच्चा अगर लैब में हो तो उसको एक्सपेरिमेंट्स समझाओ, अच्छे से समझाओ। ट्रेडिशनल क्लासरूम के साथ साथ आप टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करो, है ना, स्मार्ट बोर्ड लगाओ। गेमिफिकेशन मतलब कि गेम्स के उस पर भी आप समझा सकते हो बच्चे को, है ना। क्रिटिकल और रिफ्लेक्टिव मेथड्स क्या है, सोक्रेटिक सेमिनार्स क्या होते हैं, सोक्रेट्स याद रखो, है ना। सोक्रेटिक क्या होता है, एक एशियंट ग्रीक फिलोसोफर, ठीक है। तो फिलोसोफर्स क्या होते हैं, अपनी फिलोसफीज मतलब कि आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं, शेयर करते हैं, वैसे ही जो है क्लासरूम में भी होना चाहिए। सेमिनार्स कराओ, बच्चों से आइडियाज़ लो, उनको ओपन एंडेड रखो, ठीक है। रिफ्लेक्टिव पोर्टफोलियोज़ मतलब कि स्टूडेंट्स जब इतना कुछ सीख रहे हो तो उनके रिफ्लेक्टिव किस में दिखेगा, उनकी क्रिएटिविटी किस में दिखेगी, या उनके राइटिंग में दिखेंगी, स्पीकिंग में दिखेंगी,
आप उससे क्या कर सकते हो, उनको एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को और ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो, है ना। टीचिंग एड्स क्या क्या है? प्रेजेंटेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एड्स में क्या क्या आगे है? प्रेजेंटेशन और विजुअलाइजेशन, उसमें भी क्या कहते हैं? इंटरेक्टिव वाइट्स बोर्ड हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, इन्फोग्राफिक और डाटा विजुअलाइजेशन टूल हो गया, जैसे कैनवा, पिक्टो चार्ट, ठीक है। ये आती है, मुझे जहाँ तक याद है HP सेट में कई बार आ चुके हैं ये क्वेश्चंस, और नेट में भी आते हैं कि ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स में और नई टीचिंग एड्स में क्या कौन कौन सी चीज़ें फॉल करती है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये भी। कोलैबोरेशन एंड इंटरेक्शन मेथड में क्या आ गया? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। रियल टाइम कोलैबोरेशन टूल्स जैसे डॉकवर्ल्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड वगैरह। लर्निंग मैनेजमेंट में क्या आ गया? क्लासरूम डिजिटल रिसोर्सेज आ गए, है ना, कैसे मैनेज करना, गूगल मीट वगैरह। स्टूडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम में क्विज कंपटीशन वगैरह आ गया, ठीक है। ये सब टीचिंग एड्स है ना। कंटेंट और एक्सप्लोरेशन में कौन से मेथड आप यूज़ कर सकते हो? सिमुलेशंस एंड वर्चुअल लैब्स, एजुकेशनल वीडियोस एंड प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, VR जिसको बोलते हैं AR, आप ये सब डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल एड्स में आएंगे, ठीक है। क्रिएशन एंड एक्सप्रेशन, मतलब डिजिटल स्टोरी टेलिंग टूल्स आप यूज़ कर सकते हो क्लासरूम में, पॉडकास्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ट्रेडिशनल में क्या आ गया? वह मैनिपुलेटिव टूल्स जैसे मॉडल्स, चार्ट्स, पोस्टर्स जो है, ठीक है, जो सिंपल आपके 1D या 2D में आते हैं, ठीक है। फ्लिप चार्ट, वाइट बोर्ड है, रियलिया और फील्ड ट्रिप्स है, मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो है, ठीक है। एंड नोट फॉर इफेक्टिव इंटीग्रेशन, मतलब पेडागोजी फर्स्ट, टेक्नोलॉजी सेकंड, मतलब कि आप पहले जो है स्टूडेंट को जो जितनी भी लिटरेरी पेडागोजिकल थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हो, उसके बाद जो टेक्नोलॉजिकल एड्स है, मेथड्स है, मतलब कि आप किसी स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजिकली पढ़ा रहे हो, किसी ऑनलाइन टूल का सहारा ले रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो उस हिसाब से वो उस टीचिंग मेथड में फॉल करेगा, है ना। अगर आप सिंपल वाइट ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहे हो तो ट्रेडिशनल मेथड में फॉल करेगा। अगर आप उसको अच्छे होलिस्टिक डेवलपमेंट कर रहे हो बच्चे की, तो ह्यूमैनिज़्म थ्योरी में फॉल करेगी वो चीज़। अगर आप क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है एक मतलब सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा रख रहे हो क्लासरूम को, दूसरे क्लासरूम से, बाहर से और दूसरे स्कूलों से, तो वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के अंडर फॉल करेगा। अगर आप इंडिविजुअल बच्चों का बिहेवियर देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, कोई बच्चा शरारती है, कोई कुछ है, तो वो बिहेवियरिज्म थ्योरी में फॉल करेगा। तो ऐसे ऐसे जो है आपको एज अ टीचर असेस करना है कि आप कौन सी थ्योरी कब यूज़ कर रहे हो क्लासरूम में, और टेक्नोलॉजिकल एड्स आप कौन कौन से यूज़ कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि जब एज अ टीचर व्हेन यू जॉइन सम यूनिवर्सिटी और कॉलेज, यू हैव टू राइट द question paper, format the question paper according to this pedagogical theory, and that is why these theories are very very important, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट इट इज़ फॉर जस्ट द एग्जाम परस्पेक्टिव, यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस थ्योरी, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइक फॉर एग्जाम्पल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और कॉग्निटिव लेवल्स, you have to frame your question answers according to these theories, okay. So these are very very important. ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या रिमेंबर कर लो कि पेडागोजिकल फर्स्ट एंड टेक्नोलॉजी सेकंड थिंग दैट इज रिमेंबर दैट एनहांस डोंट रिप्लेस, ठीक है। आप का बच्चा भी है या कोई, उसको रिप्लेस करने की जगह है कि उसको बढ़ाओ, उसकी क्षमता को बढ़ाओ, कैपेबिलिटी को बढ़ाओ। फोकस ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग, बच्चे की जो सोच है उसको हमेशा प्राथमिकता दो, उसके ऊपर जो है काम करो,
उसका लोअर लेवल को हायर लेवल लेके जाओ, है ना। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में क्या था, रिमेम्बरिंग टू एनालाइज, क्रिटिकल इवैल्यूएशन में जाओ, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी मतलब हर लर्नर्स को आप इजीली नॉलेज प्रोवाइड करो, इजीली चीज़ें एक्सेस रहे, और सब जो लर्नर है आप उसको एक समानता की नज़रों से ट्रीट करोगे। और बैलेंस रखो टेक्नोलॉजी का भी और मॉडर्न एआई का भी और ट्रेडिशनल उसका भी, ठीक है। ये संतुलन बनाना एक एज अ टीचर आप लोगों का काम है। थैंक यू।